अच्छा, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग वहां पर लास्ट क्लास? सर अच्छा, C minus CV is equal to CV इक्वल टू R कंप्लीट किया था। अच्छा अच्छा से फॉर्मूला बहुत सारे आएंगे तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। सीपी माइनस सीवी आर, अच्छा ये किसके लिए वैलिड है ये फॉर्मूला? आइडियल गैस। ideal gas. तो एक तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव भी सोच सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन भी है। अगर मैं 1 मोल गैस लूं, सर वो आपने बताया। बता तो दिया था क्या ना? अल्टरनेटिव आपने रीजन बताया है ना, उसका डेरिवेशन देखो मैं बता रहा हूं। मान लो एक तो वो है तरीका, अगर मैं पहले से 1 मोल मान लूं, प्रेशर V1 T1, मुझे क्या करना है, इसको मान लो Q अमाउंट ऑफ हीट देना है और मैं कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा हूं। तो एक चीज बताओ क्या होगा जब इसका टेम्परेचर T1 + 1 होगा, या जब इसका टेम्परेचर, Q का क्या डेफिनेशन होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर Cp निकालना है मुझे, तो Cp का डेफिनेशन क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए ताकि इसका 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर जाए। अच्छा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर, लेकिन कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब फाइनली जब ये कभी पहुंचेगा तो N1 ही रहेगा। प्रेशर कितना रहेगा? P रहेगा, वॉल्यूम V2 रहेगा और टेम्परेचर T2 रहेगा, यही होगा ना। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, हम लोग ने किया था लास्ट क्लास, Cp Cv से बड़ा क्यों है? वाई इज Cp ग्रेटर देन Cv? एक्सपांशन। बिकॉज आपको कुछ वर्क करना पड़ा इन मूविंग अप द पिस्टन। Piston को बिकॉज ऊपर लेना. some part of work, sorry, some part of heat utilized in expansion to keep pressure constant। तो मैं लिख सकता हूं कि बेसिकली अगर मैं ये मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो मैं लिख सकता हूं व्हाट इज द Cp माइनस Cv का डिफरेंस क्या है। ये जो एक्स्ट्रा काम किया है, ये जो एक्स्ट्रा काम किया है इस पिस्टन को ले जाने में, यही है। तो एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क निकाल लेते हैं, वर्क इन्वॉल्व। कौन सा प्रोसेस है बताओ? आइसोबारिक। आइसोबारिक के लिए क्या लगा सकते हैं? P इंटू डेल वी लगा सकते हैं। कितना काम किया पिस्टन, सॉरी गैस कितना काम किया। अच्छा, P डेल वी कैसे लिख सकते हैं? ये किसके बराबर होगा? PVF किसके बराबर होगा? PVI किसके बराबर होगा? 1 मोल के लिए डिफाइन करा. हाँ 1 मोल के लिए ना। और TF माइनस टी इनिशियल क्या होता है? हम लोग के कंडीशन में लोग को कब रुकना है? हम लोग को तभी रुकना है ना जब, सर इसको टी इनिशियल मान लो, टी फाइनल मान लो, TF माइनस टी इनिशियल के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 1। डेफिनेशन वही है ना, Cp निकालना है, Cp माइनस Cv का डिफरेंस निकालना है, तो बेसिकली डिफरेंस आर ही आया ना। ये ऑल्टरनेटिव तरीके से भी कर सकते हो कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ये समझा क्या बोला? समझ में आया आप लोग को? सर TF minus TI एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या? हाँ, लेकिन वो डिफरेंस में तो 1 ही रहेगा ना, 1 डिग्री बोलो या 1 केल्विन बोलो। एक तो वो था जो लंबा चौड़ा किए थे, और एक तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा Cp जो है, Cp इज व्हाट, द क्वांटिटी ऑफ हीट जो आपको लगा, ठीक है, ताकि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज किया जाए। तो इस Cv से बड़ा क्यों था? बिकॉज आपको कुछ काम एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो एक्स्ट्रा काम निकाल लेते हैं, वही डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं आइडियल गैस कंसीडर कर रहा हूं ऑब्वियसली।
क्लियर है सबको? तो दोनों तरीके से तुम डिराइव कर सकते हो कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब अच्छा एक और चीज देखो, अगर कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए, ठीक है, मान लो 1 मोल ऑफ गैस है, इसको dq अमाउंट ऑफ हीट दिया गया और इसका टेम्परेचर राइज किया dt से। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का मैं क्या लिख सकता हूं? dqp बाई dt को ही कैसे डिफाइन करूंगा? cp, अरे cp यही होता था ना पर यूनिट के लिए कितना, Yes. मतलब dqp को कैसे लिख सकता हूं? मतलब qp कैसे लिख सकता हूं? ये कब पॉसिबल है? ये फॉर्मूला कब है? इफ Cp इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और कितने मोल के लिए? n मोल्स के लिए क्या होगा फॉर्मूला? इफ Cp इंडिपेंडेंट एंड ये ठीक है? बोलो कोई डाउट? जल्दी नोट करिए। ये तो आपने करवा दिया था। हाँ ठीक है, तो हाँ हो गया था, तो आगे बढ़ू फिर? हो गया था ना? सर आपने सीवी में कराया था ये। सर ये हाँ वाला नहीं किया। हाँ, तो QP का फिजिकल मतलब क्या है? QP इज व्हाट? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, causing a rise of change in temperature of delta T at constant pressure। इसमें P ऐड कर दिया नीचे, P आपको देगा constant pressure। हाँ रुको, थर्मोडायनेमिक्स में ये याद रखना, फॉर्मूला के अंदर का फिजिकल मीनिंग सोचिएगा, रटने से काम नहीं चलेगा, फिजिकल मीनिंग को समझिएगा हर जगह। हाँ बोलो अब। सर सीपी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होकर ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे। हाँ आएंगे, कराऊंगा। हाँ बोलो। सर अभी अगर थोड़ा हीट प्रोवाइड किया है एक कंटेनर को जिसमें फ्री मूवेबल पिस्टन है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? एंड अगर मान लो फिर पिस्टन थोड़े हद से थोड़ा सा स्टॉपर हटाया और थोड़ा ऊपर किया, तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, राइट? वो हीट के कारण वर्क हुआ होता है ना। हाँ फिर से थोड़ा, हाँ बोलो, डाउट बोलो क्या है? पहले तो देखो, एक तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में स्टॉपर के बारे में मत सोचो, स्टॉपर तो तुम प्रॉब्लम कर देगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में तो स्टॉपर मत रखो, अलाउ करो पिस्टन को फ्रीली मूवेबल रखने के लिए। यहाँ जो पिस्टन लगा हुआ है इसको मूवेबल रखो फ्रीली। बोलो डाउट क्या? अच्छा चलो आगे बढ़े अब। अच्छा एक चीज देखो तो, सर एक सेकंड दिखा सकते हो? थैंक यू। ठीक, अच्छा इधर देखो। अच्छा जितने भी एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस हैं, दे आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट
प्रेशर कंडीशंस। एक्सटर्नल प्रेशर कितना का रहता है मैक्सिमम में? लैब में मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, मोस्ट चेंजेस carried out under constant atmospheric pressure, मतलब बेसिकली आइसोबारिक प्रोसेस। सर ये और एक टॉपिक है। हाँ, इसमें एक और चीज बता रहा हूं। मान लो कोई सिस्टम एक्सपैंड किया, सपोज कोई भी सिस्टम है, एक्सपैंड किया अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एनी सिस्टम। जैसा कि होता है लैब में जो होता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन में? चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? dq माइनस pdv। माइनस क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज मैं क्या मान रहा हूं, सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सपैंड। अच्छा, p यहां पर क्या लूं, एक्सटर्नल लूं कि इंटरनल लूं कि कुछ भी ले लूं चल जाएगा? तो कुछ भी। कुछ भी ले कुछ लो। भी ले लो भाई, बिकॉज मुझे प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। और इनिशियल प्रेशर सिस्टम जो था वो बार के बराबर था, तो बेसिकली अगर ये पी एक्सटर्नल रख लेते हैं, एक्चुअली तो यही होता है फॉर्मूला। अच्छा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे लिखेंगे बताओ? पी को बाहर ले सकता हूं इंटीग्रेशन के बाहर, ध्यान से देखिएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूरे प्रोसेस में क्या होगा? सर वो डीवी आएगा ना? हाँ ठीक है। तो U2 माइनस U1 व्हाट इज दिस? पूरे प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है? जितना हीट एक्सचेंज हुआ, माइनस पी इंटू डेल वी क्या होगा? तो U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। इसको मैं क्यू लिख सकता हूं, QP लगा देता हूं। QP मतलब P मतलब मैं प्रेशर को क्या रखा हूं? कांस्टेंट। और अब ध्यान देना, इसको थर्मोडायनेमिक में एक नया फंक्शन बनाया गया है, एंथैल्पी बोलते हैं। दिस इज H2 माइनस H1। ये एक नया टर्म साइंटिस्ट लोग ने इंट्रोड्यूस किया, और मुझे ये एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये पूरा काम करना पड़ा। तो एंथैल्पी जो है वो H डिसाइड थर्मोडायनेमिक टर्म है, और एंथैल्पी को कैसे डिफाइन किया गया है? U प्लस PV। ये डिफाइन किया गया है। अच्छा, एंथैल्पी कौन सा प्रॉपर्टी होगा, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? स्टेट फंक्शन है कि नहीं? इट इज अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, फॉर आइडियल गैसेस में क्या लिख सकता हूं? H को कैसे लिख सकता हूं आइडियल गैसेस के लिए? सर और U 0 नहीं हो जाएगा? कौन सा?
बोलो क्या क्या जीरो? नहीं सर समझा। तो h जो होगा वो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। फॉर व्हाट? आइडियल गैस। आइडियल गैस। सर H2 H1 है क्या? एक नया टर्म U2 प्लस PV2 को ही एक टर्म बना दिया गया है। U2 प्लस PV2 को एक नया मैथमेटिकल टर्म सिंबल दे दिया गया H2। तो तुम पूछोगे एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, तो एंथैल्पी इज डिफाइंड एज दिस U प्लस PV ऑफ एनी सिस्टम। तो उसका इंटरनल एनर्जी बट प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। सर हाँ, और एक और चीज QP को लिख सकता हूँ, व्हाट इज H2 माइनस H1? इसको लिख सकता हूँ डेल्टा H, और डेल्टा H का मतलब चेंज इन फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। क्या होगा इसका मतलब? सर हाँ बोलो। सर एंथैल्पी को हम लोग तब भी डिफाइन कर सकते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट हो। कौन सा? नहीं एंथैल्पी को नहीं नहीं नहीं, उन्होंने U प्लस PV को एक नया टर्म बना दिया है। एंथैल्पी हमेशा यही है, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला नहीं। U प्लस PV को एक नया टर्म बना दिया गया। अरे टर्म तो किसी को U प्लस PV जहां जहां आएगा इसको उन्होंने मान लिया एक H, नया सिंबल दे दिया एंथैल्पी। सर पर आपने जब डेरिवेशन किया तब पी को बाहर लिया ना इंटीग्रेशन। कौन सा? मैं बोल रहा हूँ एंथैल्पी को हम तब डिफाइन करते हैं जब हाँ, प्रेशर। मैं डेरिवेशन कहाँ किया मैंने? H का डेरिवेशन किया, तो H को एक सिंबल दे दिया। कहीं भी अगर ये वैल्यू आएगा U प्लस PV तो इसको एक H मानूंगा। ये डेरिवेशन से थोड़ी ना आया है, ये डेरिवेशन से ये आया है कि QP इज इक्वल टू डेल्टा H, ये डेरिवेशन से आया है। बीच में ये U प्लस PV टर्म जहां पर भी आएगा उसको साइंटिस्ट लोग ने एक नाम दे दिया H। अब ये अलग बात है, आइसोबारिक प्रोसेस में ये U प्लस PV रख दो तो P बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। U प्लस PV जो है H इज डिफाइंड एज U प्लस PV। हाँ, तुम बोलोगे सर इस डेरिवेशन से आया क्या, तो वो भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। डेरिवेशन से क्या रिजल्ट आया वो नेक्स्ट स्लाइड में सर बताऊंगा एंथैल्पी कि क्या आ रहा है सिग्निफिकेंस डेरिवेशन क्या से। है? एंथैल्पी का सिग्निफिकेंस एक बस मैथमेटिकल ये है कि आप जितने सारे काम करते हो वो सब काम होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आप आगे पढ़ोगे पूरा केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस में हम लोग रहते हैं सराउंडिंग, हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस में तुम क्या करोगे? तुम यही ना करोगे कितना हीट फ्लो हुआ, कितना हीट जब रिएक्शन अंदर में हुआ। सिस्टम को मान लो सिस्टम वो रिएक्शन कर रहा है या कोई प्रोसेस कर रहा है, तुम बाहर जाकर क्या कर रहे हो? तुम तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। अब ऑब्जर्वेशन में आपको बार बार क्या आप ऑब्जर्व करते हो? हीट फ्लो। कैसे? कोई वाटर बात होगा, रिएक्शन के बाद का टेम्परेचर नोट करते हो, रिएक्शन के पहले का टेम्परेचर नोट करते हो। तो आप देखते हो जब भी कोई रिएक्शन हो रहा था साइंटिस्ट सोच रहे थे QP जो था वो U प्लस PV, इसका हमेशा ये टर्म आ रहा था U प्लस PV। तो U प्लस PV को उन्होंने बोला कि काम करते हैं यार, इसको एक नया सिंबल ही बना देते हैं और इसको बोल देते हैं एंथैल्पी। बस। तो कोई बोलेगा इसका फिजिकल डेफिनेशन थोड़ा टफ है समझना, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सो एज टू गेट रिड ऑफ दोस tedious वर्क। उनको बार बार U प्लस PV हर जगह फैक्टर कर रहा था जब वो प्रैक्टिकली काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस U प्लस PV को एक नया टर्म ही बना दिया जाए जिसको हम लोग एंथैल्पी बोले। बस डेफिनेशन बताओगे ना आगे? डेफिनेशन यही है, H इज U प्लस PV। और कोई डेफिनेशन है नहीं, यही है। अब इसे डिफाइन करना टफ है थोड़ा। हाँ, डेफिनेशन मैं बता भी दूंगा तो हो सकता है चलो समझ में नहीं आएगा, मैं अगर समझा भी दूंगा तो। सो क्वेश्चंस में डायरेक्टली एंथैल्पी के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, डायरेक्टली एंथैल्पी पूछा जाएगा। कुछ मुझसे पूछेगा तो सब यहीं से स्टार्ट करेंगे, H इज U प्लस PV, बस खत्म, यहीं से स्टार्ट होगा। डेफिनेशन बोलेगा क्या, यही है। इट इज लाइक कि तुम किसी मैथमेटिकल टर्म, तुमसे कोई पूछेगा सर डिफाइन लॉग ln, क्यों किए सर ln? तुम क्यों किए ln? लॉग कर रहे थे अचानक से ln करना स्टार्ट कर दिए, क्यों? अरे एक टर्म डिफाइन कर दिया गया, यूज में आया होगा 2.7 का तो एक ln डिफाइन कर दिया। कोई डेफिनेशन है क्या? नहीं होगा कोई डेफिनेशन। वैसे ही इसका यूज आया तो इसका कोई डेफिनेशन दे दिया।
ठीक है, और इसका एक्चुअली में एक है बट उसमें जाना नहीं, उसे डिफाइन उससे लोड हो जाएगा। ये समझा सबको? तो किसी भी सिस्टम का एंथैल्पी कैसे डिफाइंड, व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी डिफाइंड एज U प्लस PV, सिंपल। एंड वाई, तो मैंने बता दिया, सो एज टू अवॉइड दिस वाज फैक्टरिंग, दिस टर्म वाज फैक्टरिंग सो मच कि हम लोग इसको यही काम कर दिया, हटाओ, इसको सर एक नया टर्म ही बना दिए। हाँ बोलो। इंटरनेट पे दे रहे कि इट इज अ टर्म व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। नहीं, गलत है, इट इज नॉट द हीट कंटेंट। हीट कंटेंट एक मिसनोमर है, गलत सर, है। हीट इक्विवेलेंट नाम का कोई चीज नहीं होता है। हाँ बोलो। और ठीक है, आगे बढ़ू, है ना? तुम इसका डेफिनेशन देखोगे तो इसका डेफिनेशन थोड़ा बहुत डीप है, बट पहले मुझे एक बार सिलेबस करने दो। डेफिनेशन वही है जो आपने बताया, कौन सा? U प्लस PV, वही हाँ, लिखा मैं है words में। बोल तो रहा हूँ कि वही देगा तुमको, और डेफिनेशन में मैं इस बोल ही तो रहा हूँ कि डेफिनेशन वही देगा, इसका डेफिनेशन मैं, और मैं थोड़ा डीप डेफिनेशन बता भी सकता हूँ, बट शायद मेरे ख्याल से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना काम हो सकता है। अदरवाइज अगर, हाँ बोलो। प्रीवियस पेज। इसीलिए मैं उसको थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, अदरवाइज U प्लस PV ही देगा, कोई है ही नहीं। इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट, और मैं एक बार कभी चला जाऊंगा अगर, फिर मुझे सिलेबस एक बार खत्म करने दो यार, मैं एक्स्ट्रा चीजें तो कराऊं, बट पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा लेने दो। बाद में आप लोग को लगे सर एकदम थोड़ा उसका भी फिजिकल मीनिंग चाहते हो तो ट्राई करूंगा, अगर समझ पाओ तो। फिजिकल मीनिंग है, बट अभी के लिए H इज इक्वल टू U प्लस PV एक टर्म आया है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, इधर देखो तो, देखो ध्यान से सुना। H U प्लस PV के बराबर अगर है, अच्छा व्हाट इज DH DU प्लस क्या लिखेंगे बताओ? PD। प्लस ये डिराइव कर सकते हो, DPDV टर्म भी आएगा, कर लो इनिशियली। H इनिशियल कितना लिखोगे? H इनिशियल लिखना है, P इनिशियल, V इनिशियल, और H फाइनल कितना लिखना? U इनिशियल प्लस DU सर प्लस, आप के एंड में सिग्निफिकेंस थोड़ा बता दोगे, मतलब हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, सिग्निफिकेंस या मुझे याद दिला देना, मैं तुम लोग को बता दूंगा एक बार, मुझे एक बार ये खत्म कर दो, उसमें का टेस्ट भी आ रहा है ना, मैं बता दूंगा फिजिकल सिग्निफिकेंस। समझ पाओ तो ठीक, नहीं समझ पाओ तो उसको थोड़ा बहुत समझोगे 10%, पूरा अगर नहीं भी ठीक समझ पाओ तो उतना भी काम चल जाएगा, और नहीं भी है तो भी काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा तो HF माइनस HI करोगे, सॉरी, और H फाइनल कैसे लिख सकता हूं? H इनिशियल प्लस DH। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो DH ये आएगा, मैं करके पूरा दिखा नहीं रहा हूं, ये आएगा। DPDV को क्या लिख सकते हैं? DPDV को क्या मान सकते हैं? 0। तो फॉर स्मॉल चेंजेस, ध्यान देना, फॉर स्मॉल इन चेंजेस DH किसके बराबर? DU प्लस PDV प्लस VDP लिख सकता हूं, ध्यान से ना सब कुछ। अब ध्यान दो, अगर मैं इसमें कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन लगाऊं, तो इसका मतलब DP कितना? 0। 0, और
du किसके बराबर होगा? तो dh किसके बराबर होगा बताओ? देखो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको, और मैंने ये पहले भी प्रूफ किया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन, एट कांस्टेंट प्रेशर heat absorbed from the surroundings is equal to what? Change in enthalpy of the system. सबको समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ लाइन का? आप जब भी कोई कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस करोगे तो जितना का हीट आपने सिस्टम ने अब्सॉर्ब किया है वो सब का सब हीट जो होगा वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन, चेंज से बेटर होगा इंक्रीज, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अभी देखो प्रीवियसली भी ये एक्सप्लेन किया था ना, प्रीवियसली अभी जस्ट मैंने देखो तो Q2 अभी जो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे थे, QP क्या लिखे थे? डेल्टा H प्रूफ किए थे कि नहीं? H2 - H1। हाँ ये समझा? इसमें फॉर्मूला बहुत सारे हैं, ध्यान से सुनना, अदरवाइज सब कंफ्यूज हो जाता है। मैं पहले ही बताया था, ये गैस लॉज से परेशान होना ये उससे ज्यादा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं। अलग बात है जब क्वेश्चंस करोगे तो और प्रैक्टिकल क्लियर होगा, बट ध्यान देना हर चीज को, और रिवाइज करके जरूर आना, नहीं तो सब इंटरमिक्स हो जाएंगे, ऑल फॉर्मूला विल इंटरमिक्स। अच्छा, और एक और चीज याद रखना, फॉर फाइनाइट चेंजेस कैसे लिख सकते हैं? फॉर फाइनाइट चेंजेस डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? डेल यू प्लस क्या करेंगे? ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस वी डेल पी प्लस क्या करेंगे? अब इसको del P निगलेक्ट del कर V। देंगे क्या? डेल पी डेल वी करेंगे, याद रखना, यहां पर मत कर देना जीरो। और स्मॉल चेंजेस के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल चेंजेस के लिए लिख सकते हो, ये भी याद रखना। हो जाए तो बोलना। Yes sir, done. ठीक है, हाँ 1 minute। तो डेरिवेशंस पता होने चाहिए ना? डेरिवेशंस ही पता होने चाहिए, और डेरिवेशंस के बीच का फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। यहां पर थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, आपको फॉर्मूला अप्लाई करोगे ब्लाइंडली बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बुरा। आपको कोई बचाने वाला नहीं है फॉर्मूला अगर आप ब्लाइंडली अप्लाई कर। अगर आपको फिजिकल मीनिंग आपको आना चाहिए, हर चीज का फिजिकल मीनिंग। एक्चुअली में जैसे मैं कोई भी स्टेटमेंट बोलूं, QP इज इक्वल टू डेल्टा एच, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ऊपर लिखा हुआ है कि कांस्टेंट प्रेशर पर, देखो कितने कंडीशंस है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कुछ हो रहा हो तब जितना हीट सिस्टम के अंदर गया है वो इक्वल टू होता है किसके बराबर? इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये जानना जरूरी है, मैं लिख भी देता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे ना बहुत बुरा फंसोगे, फिर आगे जाकर देखना बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा। और अगर फिजिकल मीनिंग खोज खोज के करोगे तो क्लैरिटी रहेगा।
चलो आगे बढ़ूंगा अब। सर रुको एक मिनट। हम्म, अच्छा यहीं पर एक और चीज दिखे ना, कांस्टेंट प्रेशर पे डीक्यू क्या है बताओ। देखो तो कांस्टेंट प्रेशर पे डीक्यू था एनसीपीडीटी। अरे सीपी कैसे डिफाइन करते थे, सीपी कैसे डिफाइन करते हैं, DQ 1/n dq by dt, ऐसे ही करते हैं ना। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी। कब ये फॉर्मूला लगेगा, कांस्टेंट Sir. प्रेशर। ये फॉर्मूला कब लगेगा, अब देखो ये फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी इफ सीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और और pressure कोई समय, constant. हाँ हाँ बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। आगे जल्दी कर, जल्दी जल्दी नोट करिए। चलो आगे बढ़ूं। अच्छा ध्यान दो, मान लो ये कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान देना। तुमने ड्यूक्यू अमाउंट ऑफ हीट डाला, मान लो n मोल्स मान लेते हैं अभी, चलो राइस कितने से हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे dq अमाउंट ऑफ हीट डाला, राइज हुआ dt से। क्लियर है, अब ध्यान देखना आप सब लोग। यहां पर मालूम, इसको मैं dq भी लिख देता हूं, इसको dqp लिख देता हूं। अच्छा dqv किसके बराबर था, फॉर्मूला dqv किसके बराबर था, ncv dt, ये ठीक है ना। dqp यहां कितना था, किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। यहां पर qv कितना हो जाएगा, प्रोवाइडेड इफ, बार बार लिखूंगा नहीं, वो कंडीशन देख लेना, cv इज इंडिपेंडेंट, qp कितना हो जाएगा, प्रोवाइडेड, ठीक है ना, लिख लेना प्रोवाइडेड वाला कंडीशन। ध्यान दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यहां पर क्या होगा, वर्क डन कितना, और यहां पर फर्स्ट, यहां पर उन्होंने जस्ट प्रूफ किया ही है, डेल एच कितना था बताओ, यहां किसके बाद था डेल एच, याद है, एनसीपी डेल्टा टी। और ये किसके बराबर है, QP। तो अब इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट एब्जॉर्ब होता है
that increases what? Heat absorbed from the surrounding equal to increase in enthalpy. और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। पहले तो ये दो चीज लिखी है। Sir, after equals to, what did you write? ही इज इक्वल टू, इसको कुछ नहीं मिटा रहा। मतलब अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई काम कर रहे हो और आप ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट के बाद आपने क्यू निकाला, तो ये क्यू किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बट अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हो और आप एज एन ऑब्जर्वर मेजरमेंट किए, तो अब जो हीट एब्जॉर्ब होगा सराउंडिंग का, वो किसके बराबर होगा? इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और हीट कितना फ्लो हुआ वो हम लोग मेजर कर लेते हैं। अब वही तो है, सराउंडिंग में वही सब तो करते हैं। कितना कहीं से कोई हीट फ्लो हुआ होगा, किसी एक को रखते हैं वाटर बाथ को, उसका टेम्परेचर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, बिफोर द एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग के पास रहता है। तो मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, ये हीट एंथैल्पी, दीज आर प्रॉपर्टीज, इनको हम मेजर करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली हम लोग ऐसे मेजर कर लिए। पहले यहां तक क्लियर है? बोलो कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ूंगा अब। सर एक मिनट। अच्छा, एंड व्हेन इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल? ठीक है, मैं लिखता ही हूँ, सब चीजें लिख देता हूँ। Sir, वो formula they are applicable when CM, CV and CP are हाँ, independent. वो तो है ही, वो तो एक ही, और भी कंडीशन है बताता हूँ। अच्छा, तुम ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हो। ये सब बहुत मैथमेटिक्स ऐसा है कि कहीं से कहीं जा सकते हो। H इक्वल टू यू प्लस पीवी। खैर, तो चलो बाद में नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। पहले तो एक चीज बताता हूँ, चलो इंपॉर्टेंट वाला हो जाए तो बोलना, मुझे एक चीज बताना इंपॉर्टेंट। Yes, sir. डन सर। अब ध्यान से देखो, यहां से del U is equal to NCV delta T. When is this formula applicable? Is it applicable only for constant volume? Of temperature. Sir, also she has Independent of temperature. temperature. नहीं, पहले ये देखो, मैं जो बोल रहा हूँ, is it applicable only for constant volume process? अब ध्यान देना इसका आंसर, no. This formula applicable for all processes. और ऑब्वियस बात है, गैस क्या होना चाहिए? ऑल आइडियल गैस एंड ऑल प्रोसेसेस। जबकि हम लोग निकाले डिराइव करके किससे हैं? निकाले किससे हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम से। आइसोबारिक भी आएगा तो भी यही लगाओगे, तुमको एडियाबैटिक आगे आएगा तो भी यही लगाओगे। रीजन, व्हाट कैन बी द रीजन? बिकॉज इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है? टेम्परेचर। स्टेट फंक्शन।
अगर सिर्फ ये इतना आ रहा है तो हर जगह इतना ही होगा ना। देखो सबसे बहुत बड़ा बात बोला, फिर से इसको समझना। आपको भले ही आपने क्यू निकाला है, आपने सॉरी डेल्टा यू निकाला है कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन मान करके, बट ये फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड गैस आइडियल हो, कोई प्रोसेस हो, और क्या क्या चीजें हैं। एन क्या होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, एन इज कांस्टेंट एंड सीवी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सीवी को क्या होना है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तब ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। सेकंड क्वेश्चन, इज QV is equal to NCV delta T applicable everywhere? No. इसका आंसर क्या है? No. No. नो। It is applicable only when volume is constant. हाँ देखो दोनों में अलग है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर प्रोसेस के लिए। यस ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो तब हीट सप्लाइड, सॉरी हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिस्टम। सब चीजें बहुत ध्यान सुनो, लिखा रहा हूं और लिखते भी जाना अच्छे से, तो पूरा कंफ्यूज जाओगे। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप ये लगा सकते हो, व्हाई, बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन, ये एक पाथ फंक्शन है। वी कैन से दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वी कैन डेफिनेटली से दिस, that at constant volume QV is equal to NCV delta T, तुम ही लिख सकते हो, but not for all processes। ये समझा सब लोग? दूसरा, del H is equal to NCP delta T. When is this applicable? Is this applicable only when pressure is constant? Formula applicable for all ideal gases and all processes. कौन कौन से प्रोसेसेस आप आगे जानते हो? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक आएगा, जितने सारे, सबके लिए फॉर्मूला वाई, रीजन H is state function. स्टेट फंक्शन। तो देखो चालाकी क्या किया है, इंसान निकाला एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, लेकिन इसको बोला ये तो स्टेट फंक्शन है यार, तो अगर ये तो हमेशा अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर का ही फंक्शन है, ये तो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे करता है, तो मुझे फॉर्मूला बार बार निकालने की जरूरत क्या है, एक पर निकाल देता हूं। And QP is equal to NCP delta T. Is this applicable everywhere? No. नहीं। ये everywhere applicable नहीं है। हाँ, but we can say that at constant pressure हम लोग बोल सकते हैं कि QP becomes equal to, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये जो हम बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोल सकते हैं ये पूरा चीज, ये फॉर्मूला। सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर पे वी कैन से कि QP, दैट इज हीट withdrawn from the surroundings, is equal to delta H and that is equal to NCP delta T. yes, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो QP कब इक्वल होगा NCP delta T? only when you have a constant pressure condition. But yes, QV कब होगा? when you have a constant volume condition. But delta U and delta H हर जगह लगाओ, जहां माने लगाओ, कोई प्रोसेस आ जाए तुमको लगा सकते हो, उस कोई लोड नहीं। बोलो अब क्या डाउट है? ये समझा सब लोग? और इसका रीजन QP तो अब पाथ फंक्शन नहीं रहा, मतलब क्या QP तो अब तुमने डिफाइन कर दिया पाथ, बट मैं बोलना चाह रहा हूँ जो Q है, Q जो है, मैं एक्चुअली ज्यादा बेटर होगा Q बोलना, P तो बोल के आपने पाथ डिफाइन कर दिया, क्योंकि Q इज व्हाट? Q इज अ पाथ फंक्शन। Q मतलब क्या? हीट।
सिमिलरली क्लियर है? तो आपने तो पाथ डिफाइन कर दिया तो एक फॉर्मूला निकला, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के लिए क्यों अलग होंगे? सबको क्लियर? Yes, sir. अच्छा आगे बढ़ूं? सर आप किसी को प्रीवियस पेज का स्क्रीनशॉट भेजने बोलोगे ग्रुप पे? भेज देना किसी के पास है तो। चलो आगे बढ़ूं अब। Yes, sir. हाँ सर। चलो, when is this formula applicable? कब एप्लीकेबल है? For all process. अब इसमें मत दिमाग लगाना फॉर ऑल प्रोसेसेस, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ एक चीज पक्का है, फॉर अ क्लोज सिस्टम। ये अलग बात है अगर बारीकी से क्वेश्चन सेटर अगर सिस्टम के बारे में अज्यूम तो हम लोग क्लोज ही करते हैं, बट चलो हम लोग टेक्निकली स्पीकिंग क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, लिखाया भी था, बट एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये तो फर्स्ट लॉ है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगा डेल्टा एच निकालने, अरे आराम से निकालो एनसीपी डेल्टा टी। तुमको इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगा डेल्टा यू निकालने, एनसीवी डेल्टा टी, बिकॉज वो सब स्टेट फंक्शन। दूसरा बात, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होगा? 0। डेल्टा यू भी क्या होगा? 0। बिकॉज डेल्टा टी 0। ये भी क्लियर है? अच्छा अब एक और चीज, is this formula applicable for real gases? हाँ सर। तुम्हारे सिलेबस में रियल गैस नहीं है थर्मोडायनेमिक्स के कैलकुलेशन में, ठीक है ना? रियल गैस सिर्फ गैस लॉज में वैन डर वाल्स था, तो मैं हल्का सा सिर्फ कुछ चीजें बता के चला जाऊंगा, बिकॉज इस पे कैलकुलेशंस नहीं आते हैं रियल गैस पे, ज्यादा तुम लोग में आइडियल गैस ही है, क्लोज सिस्टम है। लेकिन जान लो हल्का, मैं हमेशा बोलता हूँ जितना जेई एडवांस जिस लेवल पर है आप लोग 2-3 स्टेप हमेशा जानो, ज्यादा भी नहीं लेकिन हमेशा। तो इज दिस एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस? आंसर इज नो। अच्छा बट एक चीज देखो, डीयू किसके बराबर था? सब लोग ध्यान सुनो, ये लिख सकता हूं। अच्छा एक चीज बताओ, रियल गैसेस ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल? ये तो जनरल फॉर्मूला है। ये तो हमेशा applicable है। हाँ ये तो हमेशा एप्लीकेबल है, इसलिए मैं तुमको हमेशा बेसिक से हमेशा बता रहा हूँ, ये तो जनरल फॉर्मूला है, सबके लिए यही है, तो जनरल फॉर्मूला, इसमें तो कोई लोड नहीं है। एक्चुअली में हम लोग ने आइडियल गैस में किस चीज को जीरो कर दिया था? हम लोग ने आइडियल गैस में एप्लीकेबल क्यों था? बिकॉज डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला टर्म क्या हो गया था? 0। तो हम लोग के जीवन से या लाइफ से ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हट गया था, 0 हो गया था आइडियल गैस के लिए। तो बच गया था डी यू इज इक्वल टू क्या बचा था? डी, और डेल यू बाई डेल्टा टी को क्या बोलते थे? सीवी। तो डी यू वही बचा ना, याद है? इसी को मैंने डी क्यू लिखा था, याद आ रहा है? ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, अगर मैं इसी रियल गैस, मान लो आप लोग ने वैन डर वाल्स ही पढ़ा है, फॉर वैन डर वाल्स गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। मैं यही एक्सप्रेशन लिखूंगा, ये तो जनरल फॉर्मूला है। वैन डर वाल्स गैस के लिए भी मैं यही एक्सप्रेशन लिखूंगा ना, डेल यू इज डेल यू बाय डेल्टा वी डेल्टा डी टी प्लस डेल यू बाय डेल वी सर वो वाला 0 हो जाएगा। इंटू डी वी, यही लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये टर्म तो 0 नहीं है, बट डीवी 0। बट डीवी तो 0 हो गया। मतलब अगर मैं वैन डर वाल्स गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लगाऊं, दैट इंप्लाइज मैं सेम काम कर दिया। फॉर्मूला डी एप्लीकेबल है। यू इज इक्वल टू फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं? यस सर। मतलब आपसे कोई पूछेगा, दैट इंप्लाइज डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी फॉर is applicable for a real gas when process is isocoric। सबको समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो गया है? समझ में आ रहा है? सर हाँ सर समझ आ। मतलब डेल यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, जब तक कुछ ना मेंशन करे आप आइडियली मान के चलोगे, तो वो तो हमेशा लगाओ। ये भी जान लो कि ये रियल गैस के लिए फॉर्मूला नहीं लगता है, पूछेगा नहीं, लेकिन फिजिकली आपको टेस्ट करने के लिए पूछ सकता है, कंफ्यूज करने के लिए इन स्टेटमेंट्स कि डेल यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी लगा दे रियल गैस के लिए। इतना तो जानना चाहिए ना यार, भले ही तुमसे कैलकुलेशंस नहीं पूछेगा, इतना तो जान लेना चाहिए कि हाँ सर होगा कि नहीं होगा। हाँ ये भी पूछ सकता है डेल यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी कब एप्लीकेबल है? जब प्रोसेस आइसोकोरिक है, क्योंकि जब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हम लोग ने डीवी को चेंज किया, 0 कर दिया, तो हम लोग वापस वहीं पहुंच गए। बोलो कोई डाउट? सर हाँ सर आपने जो सेकंड लाइन में लिखा है वो सिर्फ रियल आई मीन सेकेंड लाइन मतलब आइडियल कौन सा? गैसेस मैं के लिए वैलिड है कि रियल गैसेस के लिए भी? कौन सा 1 बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ, 3 बोल रहा हूँ, कौन सा बताओ? सेकंड लाइन आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओ ये वाला? हाँ ये सर। बताओ क्या होगा? सर सिर्फ आइडियल आइडियल के लिए वैलिड है कि रियल के भी? आइडियल आइडियल आइडियल। एक सिंपल सा चीज देखो ना, आइडियल गैसेस के लिए ही टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? आइडियल गैसेस के लिए ही ना इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी किसका फंक्शन है? सर टेम्परेचर। टेम्परेचर का। बाकी वॉल्यूम का भी फंक्शन है भाई। वो तुम सिर्फ टेम्परेचर 0 होकर के नहीं बोल सकते, सिर्फ आइडियल गैस के लिए। ठीक है ना? तुम्हारे सिलेबस में आइडियल रियल गैस है नहीं कैलकुलेशंस, बट आप जान लो थोड़ी बहुत बात क्या हो रहा है। आगे बढ़ो, आप लिख लिया सब लोग? सर एक मिनट। ठीक है सर जी। हाँ लिखो। अच्छा, और एक और चीज, ये तो मालूम है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, ये फॉर्मूला डेल यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी एक और जगह एप्लीकेबल है। कब? जब सीवी क्या हो? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ वो तो ऑब्वियस बात है, बार बार मेरा हाथ दर्द कर जाएगा। कुछ चीजें आप लोग भी जान लो। जनरल फॉर्मूला तो यही है कि डी यू इज इक्वल टू एनसीवी डी टी, डिफरेंशियल फॉर्म से स्टार्ट करो आइडियल गैस के लिए। ठीक है, हमेशा इससे स्टार्ट करो।
डन सर। हो गया। अच्छा ये नोट कर लीजिएगा, अलग से दे रहा हूं, बस इम्पोर्टेंट में मेमोराइज कर लेना। मेरे ख्याल से इस पर आएगा नहीं, मैं आप लोग बस मेरा काम होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोग को बता देना, ठीक है ना। सर आप एक बार प्रीवियस पेज पे जाओगे, जल्दी करो। एक डाउट है। क्या डाउट बताओ। सर आपने ऊपर लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल गैस, और उसके बाद वही निकाला कि इट इज एप्लीकेबल। अरे कब निकाला, बोला ना जो ओनली, अरे यार मैंने बोला कि ये फॉर्मूला हमेशा मत लगाना, जनरल फॉर बात। इज दिस एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस? जनरली नो, बट यस इट कैन बी एप्लीकेबल व्हेन द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, ठीक है सर। आइसोकोरिक, यही बोल रहा हूँ, बट जनरली मत लगाना हर जगह। क्लियर है? हाँ सर। अब इधर ध्यान दो, इसको मेमोराइज कर लेना। Just memorize this. और आइडियल गैस के लिए करना, ये आइडियल गैस के लिए आएगा, क्या आना चाहिए बताओ, आइडियल गैस के लिए एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए? अरे जीरो आना चाहिए ना, इतना लेट क्यों बोल रहे हो? सर पी कैसे जीरो हो जाएगा? अरे पी नहीं रे, पूरा एक्सप्रेशन। पी कहाँ बोल रहा हूँ, डेल यू बाई डेल वी एट टी कांस्टेंट टेंपरेचर बोल रहा हूँ ना। करके देख लो ना, पीवी एनआरटी लगाओ, करके देख लो, आ जाएगा जीरो। हाँ ये सर। फॉर्मूला कहाँ से आया? हाँ ये वही मैंने बोला, ये फॉर्मूला आया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ में करवाया तो नहीं है ना? नहीं करा, इसे तो आप लोगों को पहला क्या लाइन बोला, मेमोराइज करो अभी, और शायद जरूरत भी हो सकता है ना पूछे, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लो, एक्स्ट्रा हल्का सा बस, कि डेल यू बाई डेल वी होता कितना है सर, ये भी कैलकुलेशन किया जाए तो रियल गैस के लिए एक्चुअली में ये फॉर्मूला है, ये दिस इज द, ये हमेशा एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। और वैन डर वाल्स गैस के लिए निकालना कितना होगा, वैन डर वाल्स गैस के लिए होमवर्क दे रहा हूं, कितना होगा बताना। क्लियर है? और क्या कितना होगा? अरे वैन डर वाल्स गैस के लिए इक्वेशन बनाओगे ना, पीवी पी, अरे वैन डर वाल्स गैस के लिए पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी करोगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो, पी बाई टी, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, कर नहीं सकते हो? डीपी बाई डी निकाल सकते हो क्या, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट? और फिर ये एक्सप्रेशन निकालो, टी इंटू डेल पी बाई डेल्टा टी बाई वी माइनस पी, और मुझे बताना वो क्या एक्सप्रेशन क्या है, दिया एक होमवर्क के लिए। सर जीरो फॉर आइडियल क्या, जीरो मतलब ये डेल यू बाई डेल वी जीरो ना? हाँ हाँ ये बात, एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन तो जीरो है ही ना, तो ये तो तुम आइडियल गैस के लिए ऐसे ही निकाल लो, ये तो फिजिकली निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो, एक ही बात है, फिजिकली निकालो या फॉर्मूले से निकालो, जीरो आएगा। लेकिन वैन डर वाल्स रियल गैस के लिए बोलोगे सर क्या होता है, तो एक्चुअली में एक्सप्रेशन बता दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, molar heat capacity of any process. मान लो सपोज कोई भी प्रोसेस है, पीवी ए इज अ कांस्टेंट, के मतलब कोई कांस्टेंट, ठीक है ना। इस प्रोसेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, डी यू किसके बराबर लिख सकता हूं,
डी यू कैसे लिख सकता हूं बताओ? डी क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अरे ठीक है सबको? मान लो कोई भी ऐसा प्रोसेस चल रहा हो, पीवी ए क्या है यहां पर? ए क्या है? कांस्टेंट। डी यू कैसे लिख सकता हूं बताओ? एनसीवी डी टी। डी क्यू किसके बराबर होगा बताओ? एनसीवी डी टी। और पी एक्सटर्नल तो यहां पर गैस का ही प्रेशर होगा। क्लियर है? डी क्यू बाई एन डी टी कैसे लिख सकता हूं? सबको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? डी क्यू बाई डी टी। dq by n dt को कैसे लिख सकता हूं? dq by n dt याद है? दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। यस सर। मोलर हीट कैपेसिटी याद है ना? किसी प्रोसेस पे डिपेंडेंट होता है। अब तुम ना 4 प्रोसेस की हो, प्रोसेसेस बहुत सारे हैं। कोई क्वेश्चन बोलेगा गैस इज फॉलोइंग दिस प्रोसेस, पीवी टू द पावर ऑफ -1 इज अ कांस्टेंट। कोई बोलेगा गैस इज फॉलोइंग दिस प्रोसेस, तो ये लिख सकते हैं सीवी। पी कैसे लिख सकते हैं? पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। कैसे लिखेंगे पी बाय एन? लिख सकता हूं। अब ध्यान देने दे, मुझे मालूम है पीवी ए इज अ कांस्टेंट। पी कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, यहां तक पी को लिख दिया एनआरटी बाई वी। मतलब P इंटू वी ऑफ ए -1 कितना आ गया? अगेन सम कांस्टेंट C, K बाय एनआर को एक कांस्टेंट मान सकते हैं ना? यस सर। डिफरेंशिएट करो। T इंटू ए -1 इंटू वी ऑफ ए -2 प्लस वी टू द पावर ऑफ ए -1, सॉरी, इंटू dv by dt प्लस v टू द पावर ऑफ a -1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। सर पीवी रेज टू ए इक्वल टू कांस्टेंट ये आपने डिफाइन किया है? हाँ, ये मैंने कोई प्रोसेस डिफाइन कर दिया कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, कोई सिंपल कोई भी प्रोसेस, हमेशा जरूरी नहीं है कि तुमको कांस्टेंट प्रेशर पाथ और कांस्टेंट वॉल्यूम ही देगा, तुमको तो कोई भी प्रोसेस दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब dv by dt कितना लिख सकता हूं बताओ? माइनस वी टू द पावर ऑफ a -1 डिवाइडेड बाय क्या? तो सर ये क्वेश्चन जैसा है ना? हाँ, क्वेश्चन जैसा ये लिख सकता हूं। अब इसको यहां डालो, ये कितना है बताओ? CV प्लस आर टी बाई वी इंटू डीवी बाई डी टी। डीवी कितना लिखूंगा बताओ? 1/t, माइनस साइन है तो यहां माइनस डाल दूं, इंटू वी टू द पावर कितना होगा? a -1 माइनस a प्लस 2 कितना हो जाएगा? V v और v कट गया और नीचे में क्या आएगा? इमेजिन क्या क्या कट जाएगा बताओ? t कटा, v कटा, तो आपको फाइनल आंसर याद रखना है CV माइनस R बाई A -1।
समझा फॉर्मूला? व्हाट इज सी? व्हाट इज दिस सी? सी क्या निकाले? मोलर कैपेसिटी। बोलो कोई डाउट? सर अगर ए को 1 डालेंगे तो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? सोचो, बताइएगा आंसर। तो आइडियल गैस बन जाएगा ना वो। हाँ सोचो, आप लोग के हिसाब से आना चाहिए। आप लोग खास सोचिए। एक और होमवर्क दिया आप लोग को, अनडिफाइंड वाला। क्या? सर ए है क्या? ये कोई भी कांस्टेंट है, पीवी -1 कुछ भी। 2 होमवर्क दिया, ये भी सोचो। सर अगर ए को 1 डालेंगे तो पीवी कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो वो आइडियल गैस की तरह एक्ट करेगा। सर आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा फिर। अब आइडियल गैस के तो CP क्या लोड है? आइडियल गैस के तो क्या लोड? अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फिर सी अनडिफाइंड हो जाएगा। ये पीवी अगर कांस्टेंट आ रहा है तो फिर टी कांस्टेंट होगा। एकदम सही। जो दिमाग लगाया है, दिमाग लगाओ सब लोग, दिमाग लगाइए। सब लोग समझा कैसे करना है क्वेश्चन? हाँ सर। बहुत फॉर्मूले हो गए ना, अभी क्वेश्चंस करेंगे। बहुत फॉर्मूले सही से करते रहना है, तो कंफ्यूज मत करना हर एक को फॉर्मूले में। चलो आगे बढ़ूं। सर 1 मिनट। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे राइट पे नीचे वो आपने थर्ड स्टेप कैसे किया? मुझे बताना कौन सा स्टेप की बात। सर ये 1 2 सर राइट में। ओ 1 2 3, ये सर पूरा फोर्थ ना? हाँ बताओ क्या, कौन सर सा? 3 से 4 पे आप कैसा है? डिफरेंशिएट करके मुझे डिविडेड ला चाहिए ना। सर टी से डिफरेंशिएट किया आपने। हाँ तो t इंटू 8 पावर -1 इंटू वीट पावर a-2 इंटू dv बाई dt हो जाएगा ना, प्लस वीट पावर a-1 इंटू dt बाई dt इज इक्वल टू 0। इस साइड तो कांस्टेंट ही है। समझा? हाँ सर समझा। चल आगे बढ़ रहा हूँ। सर पहले आपने टी को कांस्टेंट माना, फिर वी रेज टू a-1 को ना। अरे मैं सिंपल डिफरेंशिएशन किया हूँ, dv बाई dt निकाला हूँ, तो आना चाहिए ना tv। अगर ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन सिंपल किया हूँ। तो सर कैसे आपने करते हैं? प्रोडक्ट रूल यूज किया है। प्रोडक्ट रूल यूज किया सर है, चेन सिंपल। रूल किया आपने। हाँ सर वही समझा, तो, अभी समझा। समझो क्या है इसमें, तो सिंपल मैथ्स किया हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से। सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाओ।
अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे? ग्रेन्स ऑफ सैंड रख देंगे विथ कौन सा वॉल्स यूज करेंगे? एडियाबैटिक। ये तो क्लियर है ना? याद है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस किए थे, यहां पर क्या करेंगे? एडियाबैटिक वॉल्स रख दो, रिमूव 1 ग्रेन ऑफ सैंड। ठीक है, ठीक है। वॉल्स को क्या रखना है? एडियाबैटिक। अच्छा, मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए? du इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? dq प्लस w। और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो dq क्या होगा? 0. तो मान लो du किसके बराबर हो गया? dw। और मुझे du मालूम ही है। du कितना होता है आइडियल गैस के लिए? मैं आइडियल गैस ही मान रहा हूं, तो कितना होगा? NCV dt. अभी मैंने जस्ट बताया ना, दिस इज अ स्टेट फंक्शन, आई कैन यूज दिस फॉर्मूला एज एंड व्हेन आई लाइक, जब भी मुझे हो। तो इसका मतलब कि वर्क इन्वॉल्व कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw किसके बराबर? ये पहला फॉर्मूला। सबको क्लियर है? पहला फॉर्मूला वर्क इन्वॉल्व पूछेगा तो क्या करोगे? ये फॉर्मूला Yes, कब sir. एप्लीकेबल है? जब प्रोसेस क्या हो? Adiabatic. एडियाबैटिक। दूसरा, आइडियल गैस तो रहेगा ही मैक्सिमम, वो तो मान ही लिए। दूसरा, रिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक हो, रिवर्सिबल भी हो, और एन कांस्टेंट हो, सीवी इंडिपेंडेंट हो, वो सब तो बात सही है ही। इसलिए डेरिवेशन जाना जरूरी है, वो कैसे घुमाएंगे पता नहीं। ठीक है, अच्छा। अब मुझे ये मालूम है कि एन सीवी dt किसके बराबर था? Du. dw। और dw को कैसे लिख सकता हूं? हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं? माइनस पी इंटू dv। मतलब कोई इंटरमीडिएट स्टेज इमेजिन करो जहां पर प्रेशर है, एक ग्रेन ऑफ सैंड हटाए और वो कुछ dv डिस्टेंस वर्क किया, मतलब एक्सपैंड किया जो। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे ले सकता हूं? पीवी कैसे लिख सकता हूं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लिख सकता हूं? Yes, sir. ये भी लिख सकता हूं? सर माइनस आर बाय CV ना। हाँ सॉरी, इसका इंटीग्रेशन ln TF/TR। तो ln TF बाई टी इनिशियल कितना होगा? अब देखो यहां पर एक और हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि
फॉर एनी गैस एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है गामा विच इज सीपी बाय सीवी का रेशियो, और सीपी माइनस सीवी किसके बराबर है? आर। ये हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक टर्म, गामा को बोला जाता है सीपी बाय सीवी किसी भी गैस के लिए। तो सीपी बाय सीवी को अगर डिफाइन किया तो गामा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं? आर बाय सीवी लिख सकता हूं। चेक करो तो। सर इस फॉर्म में जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है उसमें प्रॉब्लम क्या है? जो मतलब सब कांस्टेंट्स ही तो है, तो हाँ इसको ठीक है, फिर से गामा इंट्रोड्यूस कर। कुछ नहीं है, गामा के सीपी बाय सीवी का रेशियो गामा ले लेता है, बार बार सीपी बाय सीवी का टर्म आएगा और क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसी में याद रख लो तुम, इसमें याद रख लो, तुमको जिसमें याद रखना है याद रखो। ये क्लियर है? तो अगर मैं इधर ध्यान दूं, यहां से ऊपर चलूं, तो ln t फाइनल बाय t इनिशियल इज इक्वल टू ln ऐसे लिख सकता हूं, r बाय सीवी कैसे लिख सकता हूं? ये दूसरा फॉर्मूला। सर गामा 1 माइनस गामा होना चाहिए ना? 1 माइनस गामा क्यों होगा r बाय सीवी? चल एक नहीं सर, माइनस, गामा -1 ही हो। सर एकदम स्टार्टिंग में माइनस है ना, माइनस आर बाई सीवी है। सर ने लॉन के अंदर ले लिया अरे यार नेगेटिव। इतना देख यार ध्यान से, मैंने सर साइन चेंज करके उल्टा चेंज कर दिया ना। हाँ सर। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं लिख सकता हूं t इंटू वीट ऑफ गामा इज अ कांस्टेंट। सॉरी, सबको समझ में आ रहा है? सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा ना, हाँ दूसरा। यस यस, रिवर्सिबल। अच्छा, इसको पीवी में कैसे ले सकते हैं? पीवी एनआरटी लगा सकते हो ना? अगर पी और वी में चाहिए तो टी को कैसे ले सकते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे? P को PV by NR लिखेंगे। पीवी बाय एनआरटी लिख देंगे। तो ऐसे भी लिख सकता हूं, पी इंटू वीट ऑफ गामा इज अ कांस्टेंट। ये भी ले सकता हूं। और अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर में चाहिए तो करके देखना। तो वॉल्यूम को कैसे ले सकते हैं? वॉल्यूम को NRT by P। करके देखो तो ये आ रहा है। When is this formula applicable? Reversible adiabatic process। अरे समझा बाकी तीनों फॉर्मूला कैसा है? कर लोगे ना खुद से पीवी एनआरटी लगा लगा करके? वो भी करना पड़ेगा? सर खुद कर लें। वो कर लेना।
सर कांस्टेंट मतलब डिफरेंट कांस्टेंट्स या सेम कांस्टेंट? नहीं नहीं, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हो गया ना, एन अलग अलग। चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। सर 1 मिनट। अच्छा, आप लोग का यहाँ तक जितना आ रहा है उतना थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, ठीक है ना, आज के क्लास तक, ठीक है ना। ओके सर। सर फिर नेक्स्ट अगस्त 15 तक खत्म हो जाएगा कि मतलब कैसे? देखूंगा ना, करूंगा ना, पहले इतना करूँ। तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस लोगे? हाँ फिर देना पड़ जाएगा अगर। सर पहले आपका फर्स्ट लो तो आज। वेडनेसडे को लेक्चर नहीं और कल लेक्चर है थियरी। हाँ कल मैं निकल रहा हूँ थोड़ा, मुझे लेना पड़ जाएगा। देखता हूँ, पहले इतना तो करो, देखते हैं क्या होगा। सर कल तो आप डाउट्स ले रहे हो ना? हाँ वही बात करता हूँ, पर एक और मुझे खत्म करने दो, आगे बढ़ रहा हूँ, एक मुझे और खत्म करने दो। सर एक में बस स्क्रीनशॉट लेना। डन सर। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, सॉरी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आया। मतलब एक्सपैंडिंग अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। यहां क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये लिख सकता हूं डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये तो हर प्रोसेस के लिए लिख सकता हूं। और डेल यू कैसे लिख सकता हूं? ये तो स्टेट फंक्शन है, इसी किसी भी प्रोसेस के लगा सकता हूं। क्यू क्या होगा? क्यू तो 0 होगा ही, लेकिन वर्क डन यहां पर क्या होगा? यहां पर तो नहीं लगा सकते ना, यहां पर तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सपेंशन इरिवर्सिबल मतलब वही होता है, तो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब एन सी वी अच्छा, डेल वी का फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये समझा सब लोग कैसे करेंगे? सर आप बताओगे आपने क्या किया? क्या इसमें क्या बताना है, क्या इसमें बताना है, क्या समझ में नहीं आया तेरे को? क्या समझ में नहीं, पहले वो बताना। सर रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क का जो एक्सप्रेशन मिला वही वही है ना ये? हाँ, मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क तो हमें हमने मालूम ही, हम लोग ये वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, यही होता है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगाए थे ना। और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या दिया रहेगा तुमको? क्वेश्चन दिया रहेगा, हो सकता है तुमसे कैलकुलेट करने पूछे, कुछ भी हो सकता है तुमसे कैलकुलेट करने पूछे फाइनल टेम्परेचर, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब कैन दिस फॉर्मूला बी यूज्ड? टीवी गामा माइनस वन कांस्टेंट यूज करोगे क्या? मत हाँ यूज सर। कर देना, ये सब फॉर्मूला मत यूज कर देना।
क्या डाउट है इसे बताओ। एक क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन डाउट क्या होना चाहिए? एक से डाउट तो नाम का चीज है ना। नोट कर लिया सब लोग? हाँ सर। यस सर। अच्छा रुको, आगे बढ़ो। सर आप क्लास एक्सटेंड कर रहे हो? हाँ थोड़ा सा कर। सर 1 मिनट। और क्यू तो क्या होगा? क्यू तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो क्यू तो जीरो होगा ही, क्योंकि प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अभी मैं बोला सर रिवर्सिबल के लिए की रिवर्स तो हर जगह होगा। हाँ ही क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे मालूम है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप क्लियर होगा। कल मैं क्वेश्चन ही वही पूछ रहा हूँ, मैं पहले बार सिलेबस को कर लूं, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो अपने आप क्लियर होगा। एक्सटेंड एक करने वाला हूँ एग्जांपल दूंगा। हाँ हाँ थोड़ा एग्जांपल। अच्छा पहले एक और चीज लिख लो। खाली पहले एक तो सेकंड के लिए भेजो दोगे क्या? खाली एक वर्ड से आंसर। ठीक है। अच्छा एक और चीज लिख लो पहले तो। सबका मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन में जाएंगे, वैसे तो ये फिजिक्स में है यार, लेकिन मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक्स्ट्रा चीजें के चक्कर में सिलेबस को तो सही करूं। ये वैसे फिजिक्स में करते हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मुझे तो अभी जिससे मतलब है सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी के लिए तो पहले याद रखना, ये आपको मेमोराइज करना है। पॉलीएटॉमिक गैस, गामा का वैल्यू कितना? ये आपको याद रखना है, ठीक है। डायटोमिक गैसेस में कौन कौन है? सर H2। O2 आया, N2 आया। पॉलीएटॉमिक में कौन आया? ओजोन आया, पानी आया, वेपर, SO2 आया। मोनोएटॉमिक के लिए हीलियम आया, आर्गन आया। एक तो ये मेमोराइज करो। सर CO2 पॉलीएटॉमिक ही होगा ना? हाँ पॉलीएटॉमिक CO2। थोड़ा इसमें और बातें हैं, बट वो बातें अगर पहले मुझे एक बार एक सर्टेन लेवल तक सिलेबस पे आने दो, तो अब एक्स्ट्रा चीजों के चक्कर में होता क्या है, समय मिलता नहीं है फिर। एक और पॉइंट लिख लो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स लिख लो इसके लिए। ये कब ट्रू है? फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस, पहला पॉइंट लिख लो। सर आपने जो वैल्यू थे वो दे आर आल्सो फॉर आइडियल गैस राइट? हाँ यस यस यस, पूरे आइडियल गैस। आइडियल गैसेस के लिए भी देखो। अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, आगे बढ़ूं? यस सर। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज है। देखो। यस सर। ठीक है, देखो इसके बारे में कुछ लिखना ना। दो चीजें, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, दिस इज फॉर आइडियल गैस, तो ये याद रखना। और दूसरा
except monoatomic gas CP or CV for every substance including ideal gas depend upon temperature. अब ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक ले लेना, नहीं दिया होगा तो मत लेना। ये तुमको क्वेश्चन पे खुद ही दिया रहेगा। कुछ नहीं दिया है तो क्या करोगे? कुछ नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? आप जो Independent. शीट दिया हुआ है उसको ही ये करोगे, ठीक है। और एक पार्ट लिख लो, मैं इस पर जाऊंगा थोड़ा सा, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मॉलिक्यूलर लेवल पर, लेकिन पहले मैं क्वेश्चंस करा दूं, इसको भी लिख लो। ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कंट्रीब्यूशंस आर टेकन। सीपी और सीवी कैसे निकालता है उसमें जाना पड़ेगा, इस लाइन को लिख लीजिए। वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशंस आर एक्टिव ओनली एट हाई टेम्परेचर। ये समझे नहीं होगे, मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इतना लिख। तुम लोग का रोटेशन हुआ है क्या? रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ है तुम लोग का? नहीं सर। नहीं सर, अभी शुरू होगा। शुरू हुआ है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन नहीं किया अभी? सर अभी COM जस्ट खत्म हुआ, अब चालू होगा वो। इतना याद रखना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये पहले क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी के तो उसको मेमोराइज करना। तो मेरे हिसाब से अच्छा, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? du इज इक्वल टू NCV dt हमेशा ट्राई करना। जब भी प्रोसेस गैस अगर आइडियल हो, यहीं से स्टार्ट करना और इसी से बाकी फॉर्मूला निकालना। DH इज इक्वल टू NCP dt, गैस आइडियल हो यहीं से स्टार्ट करना, और इंडिपेंडेंट हो तो यहां से निकालना। अभी तक किसी को किसी चीज में डाउट हो तो बोलो। आज के लेक्चर तक आपने पढ़ा है वो सब आएगा ना? यहाँ से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। और हाँ, गैस लॉस भी आएगा, गैस लॉस भी आएगा, ठीक है। सर आपने जो गैस लॉस पढ़ा है उससे तो बहुत इजी आता है टेस्ट में। हाँ, तो एमटी में थोड़ा टॉपिक वाइज स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम रहता है, इसीलिए अभी आसान है। अभी आप लोग एमटी होगा तो थोड़ा लेवल टफ करेगा, एमटी टफ करेगा लेवल, ठीक है ना। टॉपिक वाइज स्ट्रेस थोड़ा सा आसान लेवल रहता है, इसीलिए टॉपिक वाइज स्ट्रेस तो अच्छे आने ही चाहिए। एमटी थोड़ा टफ रहता है, लेकिन इतना पक्का है कि अगर नोट सही से देखोगे और अगर सही से पूरे क्वेश्चंस करोगे तो एमटी भी निकल जाएगा, लोड नहीं होगा। हाँ सर, बोलो। टेस्ट कैसा लेवल रहता है? हाँ, वो थोड़ा सा वो एमटी लायक ही रहेगा तुम्हारा, वो एमटी लायक रहेगा, ठीक है ना। सर की पार्ट टेस्ट में बहुत सारे चैप्टर हैं। हाँ, वो एमटी लायक रहेगा। तो अभी टॉपिक वाइज से उतना टफ नहीं आता है, ठीक है ना। चलो एक मैं करा दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करो ताकि आप लोग को 5 मिनट में ये समझ में आ जाए कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो क्वेश्चन लिख रहे हो? हाँ, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा फील आ जाए कि करना कैसे होता है। करूंगा मैं, ठीक है, तुम लोग मत करना, करूंगा मैं। होमवर्क मिलेगा आज? हाँ हाँ मिलेगा।
जल्दी नोट करिए, इसको मैं कर लेता हूँ। मैं इसे कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे करना है, हाउ डू यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम्स, आंसर लिख दूंगा, ट्राई करना। फॉर्मूला लिख दो कि जो एप्लीकेबल। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, कब कैसे क्वेश्चन आता है तो कैसे ट्राई करोगे। चलो आगे बढ़ो अब। यस सर। चलो अच्छा, पहला पार्ट तो बहुत आसान है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो क्या होगा बताओ। पहले क्यू निकाल सकते हैं, क्यू कितना होगा आंसर पहला पार्ट का, 0, ठीक है। अब निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, T इंटू पी टू द पावर ऑफ क्या लगाओगे, इससे T फाइनल निकल जाएगा कि नहीं, इससे T फाइनल निकल जाएगा कि नहीं। T इनिशियल मालूम है ना, T इनिशियल कितना है बताओ, T इनिशियल कितना है, T फाइनल निकाल सकते हो, P फाइनल कितना है। अच्छा गामा कितना यूज करोगे, गामा CV3R है तो गामा कितना होगा, सब कुछ कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई फॉर्मूला तो T फाइनल निकालो, T फाइनल आंसर आना चाहिए 150 केल्विन। सर Q इक्वल टू 0 क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है तो होगा ही। क्लियर है सबको, जैसी Q निकला और फाइनल टेम्परेचर निकला तो डेल यू निकाल सकते हो। डेल यू तो हमेशा क्या होता है फॉर्मूला, आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हो। प्रीवियस पेज किससे भागो आप, आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ था, यही होगा ना, देखो -900 आ। हाँ वेरी गुड, -900 आ रहा है। देखो आंसर लेते आ रहा हूँ, फाइनल T फाइनल करके देख रहे हो। और डेल्टा H पूछेगा तो कैसे निकालोगे फॉर्मूला, NCP/dt, CP कितना होगा 4R। हाँ सॉरी, कितना आ रहा है वैल्यू, -1200 आ। सबको समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन। हाँ सर। मेरे ख्याल से कोई लोड नहीं होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा अब बचा इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें कौन सा वैल्यू 0 होगा सर Q 0 ही होगा, उसका कोई चेंज है ही नहीं। लेकिन फाइनल टेम्परेचर निकालने में थोड़ा सा हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, NCV डेल्टा T, देखो क्या फॉर्मूला था, 2CV कितना 3R इंटू क्या लगाएंगे, डेल्टा T T फाइनल माइनस T इनिशियल, T इनिशियल कितना था 300 केल्विन, 300 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे अब, माइनस P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल दिया हुआ है, देखो तो दिया हुआ है ना, हाँ सर। इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल कितना होगा -2R T इनिशियल, T इनिशियल कितना है 300 300 बाई P इनिशियल भी दिया होगा। मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू R T फाइनल माइनस 300 इज इक्वल टू 2 इंटू R कॉमन ले लो, -1 अंदर ले और रेशियो कट जाएगा, -1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2R T फाइनल
माइनस 300/60। देखो तो यार है, हाँ सर। करके देखना। टी फाइनल यहाँ पर आएगा 230 केल्विन शायद। आ रहा है कुछ फॉरवर्ड ही आएगा क्या? क्वेश्चन टफ कराऊंगा मैं तो, पहले बेसिक करा रहा हूँ, पर अभी 2 लेवल पे तो जाऊंगा ना, पहले तो ये तो करो बेसिक लेवल। ये क्लियर है? हाँ सर। अब डेल्यू कैसे निकालोगे? डेल्यू एनसीबी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल, देखो हमेशा लगा रहा हूँ, कोई भी प्रोसेस से लगा रहा हूँ। तो 230 माइनस 300 कितना आ रहा है वैल्यू? -420 के करीब आ रहा है क्या? यस सर। -420 आर। 420 है। करके देखना सब आ रहा है। और डेल एच निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? -560 आर। -560 और वर्क डन निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? वर्क डन निकाला नहीं पहले में, वर्क डन कैसे निकालें? हाँ, वर्क डन तो हमेशा किसके बराबर है? डेल्टा यू। डेल्टा, ये तो मालूम ही है। ये समझा कैसे क्वेश्चन आता है? हाँ सर। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस अब करेंगे, ठीक है ना, तब जा करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर्म आप लोग एक काम करिएगा, फॉर्मूला रिवाइज करके आओ, मैं इस वीक क्वेश्चंस कराने वाला हूं। थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ करके कम से कम एक क्लास तो क्वेश्चन पे जाऊंगा डिफरेंट टाइप के। फॉर्मूला रिवाइज करके आओ, तभी जा करके समझ में आएगा। सर कल ना, कल हाँ आप बोलो। क्या लेने वाले हो? अब मैं से अगर पूछोगे तो मैं तो बोलता हूँ कल मुझे फॉर्मूला ही रिवाइज, मेरे क्वेश्चंस ही करा लेने दो, ज्यादा बेटर होगा। हाँ सर कैसिया स्टेट का वो रेफरेंस बुक का बाकी है ना डिस्कशन इसके? पर